हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार। आज मैं आप सभी को बिहार मॉडल पेपर 2021 के फिजिक्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल बताने जा रहा हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित समतल चालक के समीप जो होता है विद्युत क्षेत्र हम लोगों को कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर ये चालक के जगह अगर चादर बोले तो चादर अगर यहाँ पे लिखा रहे तो उस स्थिति में इसका जो क्या होता है, हल जो होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। जब चालक के जगह पर चादर है तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और चालक रहे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि विद्युत क्षेत्र E और विभव के बीच संबंध क्या होता है, E बराबर माइनस dV बटे dr। यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग से ये भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि विद्युत जो विभव होता है और विद्युत तीव्रता के बीच जो संबंध होता है, इससे एक हम लोग से क्वेश्चन किया जाएगा कि वोल्ट बाई मीटर किसका मात्रक होता है। तो वोल्ट बाई मीटर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। तो गोलीय चालक की हम लोग धारिता जानते हैं कि C इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, जहाँ R हम लोग को दिया गया है कितना, 9 किलोमीटर दिया गया है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 किलोमीटर का हम लोग 9 किलोमीटर यहाँ पर रखते हैं और हम लोग जानते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है कितना होता है, तो 1/9 गुने 10 के पावर 9 होता है और ये किलोमीटर में है। अगर हम इसको मीटर में बदलते हैं तो 9000 क्या होगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 जीरो से हम 3 जीरो क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, 9 से 9 कैंसिल करते हैं तो हम लोग का बचा कितना, 1/10 के पावर 6। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं क्या कि जो विद्युतीय धारिता होती है उसकी मात्रा क्या होती है, फैराड होता है। अर्थात इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 6 को हम लोग क्या कहते हैं, 10 के पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है। 1 माइक्रो फैराड हम लोग इसका आंसर बोल सकते हैं। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, 1 माइक्रो फैराड। चौथा क्वेश्चन हम लोगों का समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होता है। तो समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बटे D होती है। तो देखिए, हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में संबंध सही है। तो हम लोग जो है वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से। अर्थात हम लोग का पहला जो आंसर होगा इसमें सही होगा। और आदर्श वोल्टमीटर का क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। वही हम लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श एमीटर जो होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और इसे हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसको, एमीटर को। लेकिन अगर वोल्ट मीटर का पूछा जाए कि हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो इसे समानांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए, छठा क्वेश्चन हम लोग का है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा क्या होता है, मीटर ब्रिज होता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन का हल जानते हैं। देखिए, सातवां क्वेश्चन जो हम लोग से कहा जा रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र क्या, कि किसी चालक का प्रतिरोध होता है रो इंटू L/A होता है, जहाँ रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो अगर हम रो यहाँ से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, RA बटे L हो जाएगा। अर्थात रो जो होता है निर्भर करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो हम लोग क्या जाने कि रो निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक की प्रतिरोध पर और उसकी लंबाई पर। तो देखिए, लंबाई पर निर्भर करता है, ये पहला सही है। ये यहाँ पर लिखा गया है अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, तो व्यास पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पर, तो द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। और पदार्थों की प्रकृति तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इस पर भी ये निर्भर नहीं करता। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, लंबाई पर निर्भर करता है। तो देखिए, आठवां इसका क्वेश्चन है किरचॉफ के बिंदु नियम निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो देखिए, किरचॉफ के बिंदु नियम को हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। अर्थात प्रथम नियम जो होता है इसमें आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। और वही दूसरा नियम जो होता है उसमें ऊर्जा संरक्षित होता है। तो देखिए, 9 नंबर जो हम लोग क्वेश्चन है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है।
धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है? तो त्वरित होती है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन हम लोगों का है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो देखिए विद्युत शक्ति जो होता है P बराबर होता है हम लोगों का W/T, और W बराबर हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि I² RT होता है, और T यहाँ बटा में है, T से T कैंसिल, हम लोगों का P का मान कितना निकलेगा? I² R। अगर ये भी हम लोगों का आंसर दिया रहता तो ये भी सही होता, लेकिन ये आंसर नहीं दिया गया है। हम लोग ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? IR होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम I अगर निकालते तो I बराबर क्या होगा? V/R होगा, जिसका मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हम लोगों को कितना निकलेगा? V²/R² इंटू R, R से R कैंसिल, अर्थात हम लोगों का सूत्र निकल गया कितना? V²/R, जो हम लोगों का ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए हम लोगों का 11 नंबर जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के निम्नलिखित में कौन सही होता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होता है? तो हम लोग जानते हैं कि F सदिश बराबर होता है Q इंटू V सदिश क्रॉस B सदिश होता है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो हम लोगों का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ये SI मात्रक होता है। इसका CGS मात्रक हम लोगों का होता है, इसका CGS मात्रक मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल, ठीक है। और जो वेबर जो होता है, वेबर जो होता है हम लोगों का, एक वेबर जो होता है, एक वेबर जो होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। एक वेबर जो होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक होता है। जिस परिपथ में सिर्फ क्या है? प्रतिरोध है, उसका शक्ति गुणांक क्या है? तो शक्ति गुणांक इसका कितना होता है? 1 होता है। अगर प्रतिरोध के जगह पर हम लोग से पूछ दे धारिता, और हम लोग से पूछे कि शक्ति गुणांक बताइए, तो उसका हम लोग कितना बताएंगे? 0 बताएंगे। और धारिता के जगह पर अगर, या प्रतिरोध के जगह पर ये भी लिख दे कि प्रेरकत्व केवल परिपथ में, जिस परिपथ में सिर्फ क्या हो? प्रेरकत्व है, उसका शक्ति गुणांक क्या होगा? तो उस स्थिति में भी हम लोग शक्ति गुणांक कितना बताएंगे? 0 बताएंगे। अर्थात प्रतिरोध रहे तो हम लोग कितना बताएंगे? शक्ति गुणांक 1 बताएंगे। और प्रतिरोध के छोड़ करके अगर धारिता रहे, प्रेरकत्व रहे, तो उसका शक्ति गुणांक हम लोग कितना बताएंगे? 0 बताएंगे। और यहाँ पे और बात भी समझ लीजिए, और देखिए ये जो होता है हम लोगों का शेयर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो शेयर परिपथ का अगर शक्ति गुणांक पूछे तो हम लोग ये वाला लिख देंगे, R/√अंडर कितना? R² प्लस 1/ω²C²। और हम लोग से ये पूछे कि ये बताइए कि LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होती है? तो LR परिपथ की शक्ति गुणांक हम लोग क्या लिखेंगे? R/√अंडर R² प्लस ω²L²। ये होता है हम लोगों का शक्ति गुणांक। अगर प्रतिबाधा हम लोग से पूछे LR का, तो नीचे वाला जो होता है हमेशा प्रतिबाधा होता है। तो प्रतिबाधा, LR परिपथ की प्रतिबाधा कितना होगा? √अंडर R² प्लस ω²L²। और CR परिपथ का प्रतिबाधा अगर हम लोग से पूछे तो क्या बोलेंगे? √अंडर R² प्लस 1/ω²C² बोलेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। तो वर्ग माध्य मूल्य मान जो होता है हम लोग का प्रत्यावर्ती धारा का, IRMS जो होता है हम लोग का I0 क्या होता है? √2 होता है, जहाँ I0 को हम लोग क्या कहते हैं? शिखर धारा कहते हैं, अर्थात शिखर धारा बटे √2। तो हम लोग का इस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए C में दिया गया है कि शिखर धारा का मान बटे में √2, जो सही है हम लोग का। अब देखिए हम लोग का 15 नंबर जो क्वेश्चन है, एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है? तो Lm जो होता है Lg के क्या होता है? हम लोग ये कह सकते हैं 5/6 होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जान रहे हैं कि Lm जो होता है क्या होता है कि 5/6 होता है किसके? Lm के, लेकिन उसके ठीक विपरीत दिए Lg के होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है कि Lg जो होगा Lm के कितना होता है? तो उसी को हम लोग पलट कर लिख सकते हैं क्या? 6/5 इंटू Lm होता है। Lg बराबर क्या होता है? 6/5 इंटू Lm होता है। अब देखिए हम लोग का 16 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि BH पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए चुंबकीय या म्यूतर हम मान लेते हैं ये है, ठीक है।
इसका ये जो होता है हम लोग क्षैतिज घटक BH होता है, और ये इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, जिसे हम लोग B भी से सूचित करते हैं। और ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो हम लोग क्या होता है B होता है। अगर हम इसको मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनता है, ये कोण क्या होता है, इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। अर्थात इसी को नमन, इसको नति या नमन कोण हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ से कॉस डेल्टा निकालते हैं तो कॉस डेल्टा बराबर हम लोग क्या होगा, कॉस डेल्टा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बाई कर्ण होता है। जो कर्ण हम लोगों को दिया गया है B, और आधार हम लोगों को कितना दिया गया है, तो आधार हम लोगों को दिया गया है कितना, BH दिया गया है। कितना दिया गया है? BH दिया गया है। अर्थात हम लोग B यहाँ से निकालेंगे तो B कितना हो जाएगा, देखिए तो BH बटे कॉस आके यहाँ पे बटा में चला जाएगा, कॉस डेल्टा हो जाएगा। तो हम लोग को B बराबर क्या होता है, तो BH बटे कॉस डेल्टा, जो यहाँ पे हम लोग का पहला सही है कि B बराबर क्या होता है, BH बाई कॉस डेल्टा होता है। और 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन है कि चुंबकीय तीव्रता की इकाई होती है। तो चुंबकीय तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर बटे मीटर होता है, जो हम लोगों का दिया गया है एम्पियर मीटर के पावर -1 दिया गया है। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय याम्योत्तर होता है। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, एक काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल होता है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या जाने कि चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, तो चुंबकीय याम्योत्तर जो होता है एक काल्पनिक ऊर्ध्वाधर क्या होता है, तल होता है। यहाँ पे देखिए यही होता है, एक ऊर्ध्वाधर तल होता है, जिसका डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर जो है आंसर इसका क्या है, सही है। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन है कि सामान्य समायोजन के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्या होती है, तो 1 + D/F ही होता है, या D/F होता है। ये जो हम लोग कहा जाता है निकट बिंदु के लिए भी क्या होता है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है। अगर हम लोग से दूर बिंदु पूछे तो दूर बिंदु के लिए आवर्धन क्षमता हम लोग क्या बोलेंगे, D/F बोलेंगे। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताइए कब, जब सामान्य समायोजन हो। तो सामान्य समायोजन के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, 1 + D/F ही होती है। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग से ये भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कितना लेंस लगा हुआ रहता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग जनरली जानते हैं कि एक लेंस लगा हुआ रहता है। और कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसे हम लोग आवर्धक लेंस के रूप में जानते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग से पूछा जा रहा है कि सामान्य आँख लेंस की फोकस दूरी लगभग होता है। सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। तो सामान्य आँख का लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, तो 2 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहीं पे पूछा जाता है क्या कि सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, जो हम लोग से क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है। ये क्या कहा जा रहा है हम लोग से कि सामान्य आँख लेंस की फोकस दूरी होती है तो कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा का क्रांति कोण होता है। तो हीरा का क्रांति कोण जो होता है 24 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया 24.41 डिग्री, जो हम लोगों का सही होता है। लगभग में हम लोग का 24 डिग्री भी इसका आंसर दिया रहता है। तो हीरा का अपवर्तनांक भी हम लोग जानते हैं कि 2.41 होता है। ठीक है, जिस तरह से अपवर्तनांक उसी तरह से इसका क्या होता है, क्रांति कोण भी होता है। अर्थात हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, 24.41 डिग्री। 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन है कि 2 संपर्कित उत्तल लेंसों की समतुल्य लेंस होता है। तो जब 2 उत्तल लेंस को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका जो फोकस दूरी निकलता है, समतुल्य फोकस दूरी, वो हमेशा उत्तल लेंस ही होता है। अर्थात इसका आंसर हम लोग क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। 23 नंबर हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश तंतु का मूल सिद्धांत क्या होता है। तो प्रकाश तंतु मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग से ये भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि प्रकाश जो तंतु होता है उसके केंद्रीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रोड कहते हैं। और क्रोड जो होता है, क्रोड के चारों तरफ जो आवरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइडिंग कहते हैं। तो हम लोग से ऐसे क्वेश्चन यहाँ से किया जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य आँखों के लिए क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य आँख के लिए क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अगर सामान्य के बाद ये पूछा जाए हम लोग से कि वृद्धा व्यक्तियों के लिए क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और नवजात के लिए हम लोग से पूछा जाए तो वो हम लोग बोलेंगे 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। लेकिन हम लोग से क्या पूछा गया है,
तो सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही होती है? तो इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं सही होती है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का अनुप्रयोग भी कहा जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 26 नंबर है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होती है? तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो क्या होता है, कांच के अपवर्तनांक अधिक हम लोग से पूछा जा रहा है, तो किसके लिए होता है? तो जिसका क्या होता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, उसका क्या होता है, तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि बैगनी रंग जो होता है, बैगनी रंग का हम लोग क्या होता है, अपवर्तनांक जो होता है, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक कांच का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का जो होता है, लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि विनाशी व्यतिकरण की पथांतर होती है। तो विनाशी व्यतिकरण की पथांतर कितना होता है? 2n+1 इंटू λ/2 होता है। और यदि हम लोग से ये पूछा जाता कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होती है, तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर कितनी होती है? n लैम्डा होती है। क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा जा रहा है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होती है? तो 2n+1 इंटू λ/2 होती है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग से कहा जा रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की प्रकृति निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है? प्रकाश की अनुप्रस्थ रंग की प्रकृति का निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है? तो कौन करता है हम लोगों का? तो ये होता है ध्रुवीकरण द्वारा होता है। प्रकाश के ध्रुवण द्वारा ही क्या होता है? प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या होती है। 29 नंबर हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अवरोधों के किनारे से प्रकाश की मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो अवरोधों के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर हम लोग से कहा जा रहा है कि चांदी का कार्यफलन होता है। तो चांदी का कार्यफलन कितना होता है? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या 4 क्या होता है, 26 भी होता है। तो हम लोग क्या है, चांदी का कार्यफलन कितना होता है? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्लांक नियतांक का मान होता है। प्लांक नियतांक को आखिर हम लोग सूचित किससे करते हैं? तो एच से करते हैं। और एच का मान होता है कितना? 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। जो हम लोग का ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो सी में दिया गया है, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है 32 नंबर कि फोटोन का गतिशील द्रव्यमान होता है। तो देखिए फोटोन का जो क्या होता है, हम लोग का ऊर्जा जो होता है, ई बराबर होता है एच न्यू होता है। ई बराबर होता है एच न्यू होता है, ठीक है। और ई बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है? एम सी का स्क्वायर होता है। अर्थात एम सी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग जान रहे हैं कि एम सी स्क्वायर बराबर कितना? एच न्यू। न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। सी बाई लेमडा। 1c से 1c हम क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो कितना? एम सी इक्वल टू एच बाई लेमडा। हमको एम निकालना है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एच बटे सी लेमडा। तो यहाँ पे देखिए, तो एम का हम लोग का वैल्यू कितना आ गया? एच बाई सी लेमडा। जो हम लोग कितना नंबर ऑप्शन है? एच बटे सी लेमडा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? तो हम लोग जानते हैं कि पराबैंगनी क्षेत्र में कौन स्थित होता है? तो लाइमन श्रेणी। और बामर श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित होता है? तो दृश्य क्षेत्र में। किस क्षेत्र में स्थित होता है? दृश्य क्षेत्र में। और पाश्चन जो होता है ये अवरक्त क्षेत्र में स्थित होता है। किस क्षेत्र में स्थित होता है? अवरक्त क्षेत्र में। और ब्रैकेट भी किस क्षेत्र में स्थित होता है? अवरक्त। ब्रैकेट भी हम लोग किस क्षेत्र में स्थित होता है? अवरक्त में ही होता है, ठीक है। और एक और इसका श्रेणी होता है जिसे हम लोग कहते हैं फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी जो होता है, फुंड श्रेणी हम लोग किस क्षेत्र में स्थित होता है? तो फुंड जो होता है सुदूर अवरक्त क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में स्थित होता है? तो सुदूर अवरक्त क्षेत्र में स्थित होता है, अवरक्त क्षेत्र। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है क्या कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? तो देखिए रेडियो एक्टिविटी जो घटनाएँ जो होती है, इसमें क्या होता है? नाभिकीय घटनाएँ भी होती है, नाभिकीय घटनाएँ भी इसमें उत्पन्न होती है, और प्राकृतिक घटनाएँ भी है ये। और इसमें क्या होता है? नाभिकीय जो रेडियो एक्टिविटी जो घटनाएँ होती है वो स्वतः होने वाली घटनाएँ होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का हुआ क्या? तो इसमें हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? तो देखिए ये तीनों तो उपयुक्त है इसमें,
तो इसमें उपयुक्त है कौन नहीं, तो इसमें कौन उपयुक्त नहीं है, तो परमाणविक घटना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, बीटा किरणें होती है। कहे कि बीटा जो किरण होती है ये इलेक्ट्रॉनों से मिलकर अर्थात ऋण आवेशों से मिलकर बना हुआ रहता है, इसलिए बीटा किरणें जो होती है तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि अल्फा कण होता है, तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम परमाणु होता है, क्योंकि अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, प्रोटॉन के आवेश के 2 गुना होता है, और इसका द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अर्थात हीलियम, ये जो क्या होता है, अल्फा जो कण होता है वो हीलियम नाभिक के जैसा व्यवहार करता है। तो अल्फा कण क्या है, हीलियम नाभिक है। 37 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है हम लोग से कि प्रेसी एंटीना की परास डी, टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। तो प्रेसी एंटीना की परास d और टावर की ऊंचाई h और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है, तो d जो होता है वो होता है √2rh के बराबर होता है। अर्थात d इक्वल टू कितना होता है, √2HR। ये जो हम लोग का ऑप्शन है बी सही है। अब हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है 38 नंबर में कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन की परमाणु की ऊर्जा होती है। तो मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होती है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब अपद्रव को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी अर्धचालक में औषधियों को मिलाते हैं तो औषधियों को मिलाने से उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात जब हम लोग क्या करेंगे, अपद्रव को नैज अर्धचालक में मादित करेंगे तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 40 नंबर हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नॉर गेट क्या बुलियन व्यंजक होता है। तो देखिए और गेट जो होता है, और गेट को हम लोग जानते हैं कि इसका बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a+b होता है। इसमें नॉर लगा दिया गया अर्थात n लगा दिया गया। n माने होता है नहीं, नहीं के लिए हम लोग ऊपर क्या लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। अर्थात नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, y = a+b का कॉम्प्लीमेंट होता है। और एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो होता है हम लोगों का, ये जो होता है y = a एंड b, ये हम लोगों का एंड गेट का क्या होता है, बुलियन व्यंजक होता है। और a+b जो होता है ये और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। और a और b का कॉम्प्लीमेंट जो है ये नैंड गेट का क्या होता है, व्यंजक होता है, बुलियन व्यंजक होता है। ठीक है। तो 41 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 50 हर्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गत आवृत्ति होता है। तो अगर हम लोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 50 हर्ज के क्या करते हैं, आवृत्ति को निवेश करते हैं, तो उससे इनपुट भी हम लोग इनपुट जो करते हैं वही हम लोग का आउटपुट भी मिलता है। अर्थात 50 हर्ज ही इसका क्या होता है, आउटपुट मिलता है, अर्थात निर्गत आवृत्ति हम लोगों को मिलता है। देखिए 42 नंबर हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्विआधारी संख्या 11110 का दाशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है। द्विआधारी संख्या 1110 का दाशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए इस चारों ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से चेक करके देखते हैं। तो देखिए 20 को हम लोग चेक करेंगे, तो 20 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इस कितने बार में कैंसिल होगा, 10 बार में, तो इसका शेष क्या आएगा, 0। फिर इसको हम 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार में कटेगा, इसका शेष कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 0 शेष आ गया, अर्थात ये जो होगा हम लोग का ऑप्शन में नहीं होगा। इस द्विआधारी का दाशमिक जो होगा 30 का हम लोग चेक करते हैं, तो 30 में भी हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, पूर्ण रूप से डिवाइड होगा, तो इसका शेष क्या बचेगा, 0। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको पुनः 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना बार में डिवाइड होगा, 7 बार में, इसका शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 3 बार में डिवाइड होगा, इसका भी शेष क्या बचेगा, 1। और इसको अगर हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 बार में जाएगा और इसका शेष भी क्या बचेगा, कितना बचेगा, तो 1 ही बचेगा। अर्थात देखिए ये 30 जो है दाशमिक पद्धति, उसका द्विआधारी क्या होता है, 11110 होता है। अर्थात हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो ऑप्शन नंबर जो डी है हम लोगों का ये सही है। लेकिन अगर हम लोग से पूछ दे कि ये बताइए कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो हम क्या बताएंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब उसके बाद हम लोग से ये पूछ दे कि न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है। क्या होता है, इस पर आवेश शून्य होता है, अर्थात कोई आवेश नहीं होता है। अगर हम लोग से पूछे ड्यूट्रॉन का आवेश बताइए,
ड्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ड्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना ही ड्यूट्रॉन पर आवेश होता है, अर्थात 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर अल्फा कण हम लोग से पूछे तो अल्फा कण पर हम क्या बताएंगे कि इस पर आवेश होता है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ड्यूट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अल्फा कण पर कितना होता है, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, तो 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी इसी को लिखा रहता है FM⁻⁻1 भी लिखा रहता है। अर्थात इसका क्या होता है, 44 का जो आंसर होगा 8.854 × 10⁻12 होगा। कभी कभी हम लोग से ये भी पूछा जाता है कि इसका बीमा बताइए, क्या बताइए, बीमा। तो इसका बीमा क्या होता है, तो हम लोग का बीमा होता है AMALQ T⁻⁻4 I⁻⁻2 या कभी कभी I के जगह पर A⁻⁻2 भी कर दिया जाता है। अर्थात MLQ T⁻⁻4 और A⁻⁻2 ये क्या होता है, इसका बीमा होता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है क्या कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो हम लोग का मात्रक होता है डेबाई भी होता है, कूलम मीटर भी होता है। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि एक डेबाई कितने के बराबर होता है, तो एक डेबाई जो होता है 1/3 × 10 के पावर क्या होता है 29 कूलम मीटर के बराबर होता है। जो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए जो है सही है। एक डेबाई जो होता है 1/3 × 10 के पावर -29 जो हम लोग का सही है। यहाँ सेंटीमीटर की जगह पर हम लोग क्या होना चाहिए, कूलम मीटर होना चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या करें, ज्ञात करें। तो ये तीनों जो हम लोग क्रम है क्या है, श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं कि आवेश समान होता है, लेकिन समानांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है। श्रेणी क्रम में अगर 3 संधारित्र जो क्या है जिसकी धारिता समान हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है, C/, कितना होता है, 3 होता है। 47 नंबर हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है हम लोग का सही है। कैसे सही है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है क्या कि 1A बराबर कितना 10⁻³ मिली ए। तो 1 मिली जो होता है 10 के पावर क्या होता है -3 मीटर के बराबर होता है। अर्थात इसके जगह पर हम -3 लिख सकते हैं। ए -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1A बराबर 1A आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग क्या होगा, सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। धारा घनत्व को हम लोग J से सूचित करते हैं और J बराबर क्या होता है, I/A होता है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हम लोगों का सही होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो प्रतिरोध जो होता है R क्या होता है, ρ × L/A के बराबर होता है। अर्थात रो जो होता है यहाँ पे धारा घनत्व होता है, जो रो होता है यहाँ धारा घनत्व नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, या इसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हम लोग से कि चित्र में I का मान होता है। तो देखिए हम लोग जो किरचॉफ का पहला नियम कहता है क्या कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग क्या होती है, 0 होती है। और जो बिंदु पर धारा पहुंचती है वो धनात्मक होती है और जो बिंदु से दूर जाती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 10 एम्पियर, 20 एम्पियर और 10 एम्पियर सभी जो बिंदु पर पहुँच रही है और I जो है बिंदु से दूर जा रही है। अर्थात 10, 20 और 10 कितना होगा, 40, ये सब जुड़ जाएगा। अब -I बराबर क्या हो जाएगा, 0। अर्थात 40 - I बराबर क्या, 0। अर्थात I बराबर कितना हो जाएगा, 40 एम्पियर हम लोग का यहाँ से आंसर निकलेगा। जो ऑप्शन नंबर हम लोग कितना हो जाएगा, तो C यहाँ पे सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है। तो विभव मापी से हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर मापते हैं और विद्युत वाहक बल मापते हैं। तो इसमें विभवांतर तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो हम लोग क्या होगा, विद्युत वाहक बल, जिसे शॉर्ट में हम लोग EMF भी बोलते हैं। तो इससे विभव मापी से हम लोग क्या करते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल का क्या होता है, बराबर होता है। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का C जो है सही है। और एक बात ध्यान दीजिए, किलोवाट घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है,
किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि टेस्ला होता है, टेस्ला किसका मात्रक होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का भी मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का भी मात्रक होता है। और हम लोग बी बराबर होता है d5 बटे क्या होता है? तो ds होता है, अर्थात ds की जगह पर हम लोग ए भी लिख सकते हैं, एरिया भी लिख सकते हैं। अर्थात फाई जो होता है, फाई का मात्रक हम लोग क्या जानते हैं? वेबर होता है। फाई बराबर क्या होता है? वेबर होता है। अर्थात बी बराबर d5 बटे ds माइनस नहीं होता है। अर्थात d5 जो होता है क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है, जिसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और ds क्या होता है? क्षेत्रफल है, जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। अर्थात इसका मात्रक क्या होगा? वेबर बटे मीटर स्क्वायर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है, तो फाई बराबर क्या होता है? बी सदिश डॉट ए सदिश होता है। अर्थात फाई बराबर बी सदिश डॉट ए सदिश होता है। और 55 नंबर हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो c बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसका क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। अब हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फोटोन की ऊर्जा होती है, तो फोटोन की ऊर्जा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ई से। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है, या ई बराबर एच सी बटे लेमडा होता है, या ई बराबर होता है 12,400 बटे लेमडा। लेमडा का मान किस में होता है? एंगस्ट्रम में, और इसका मान किस में निकलता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीनों जो होता है क्या होता है? तो फोटोन की ऊर्जा होती है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हम लोग का सही है, क्योंकि ई बराबर एच न्यू होता है। 57 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट में दिया गया है। ये जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये नहीं होगा। अब एक बात समझिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है। 58 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हम लोग का सही है। कैसे सही है? तो इसको देखिए, हम लोग चेक करते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। शेष कितना बचेगा? 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। शेष क्या बचेगा? 1। 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है कि द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो देखिए, 0 + 0 क्या होता है? तो 0 होता है। 0 + 1 1 होता है, और 1 + 1 1 + 0 1 होता है। लेकिन 1 + 1 जो होता है यहाँ पे क्या होता है? 10 होता है, जो द्विधारी है। ये द्विधारी है, ठीक है। इसे नॉथिंग नॉथिंग बोलते हैं हम लोग। नहीं भी बोल सकते हैं। नहीं प्लस नहीं नहीं होगा, और नहीं प्लस हाँ हाँ होगा, और हाँ प्लस नहीं हाँ होगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 + 1 अर्थात हाँ प्लस हाँ क्या होगा? तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 0, जो 1 के बराबर दिए गया। अर्थात हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब लपेटे अर्थात इसमें क्या है? N1 तथा N2 क्या है? फेरों की संख्या है। अर्थात ये क्या है? ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होता क्या है? जो प्राथमिक जो क्या होता है? कुंडली होता है, उसमें फेरों की जो संख्या होती है, दूसरे जो कुंडली होता है उसमें फेरों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। अर्थात प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। दूसरा में ज़्यादा होती है, तो दूसरा में ज़्यादा होती है और प्राथमिक में कम। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या कर देता? ऊंचाई की जगह पर अपचाई दे देता, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राथमिक में फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, और दूसरा में कम होती है। तो अगर यहाँ अपचाई दिया रहता तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होता? सही होता। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग से 61 बोला जा रहा है क्या कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो दृश्य भाग में हम लोग देखे हुए थे क्या होता है? तो ये है बामर। जो बामर श्रेणी है ये किस क्षेत्र में स्थित होता है? तो दृश्य क्षेत्र में स्थित होता है। और ब्रैकेट को हम लोग देखे थे कि अवरक्त क्षेत्र में स्थित होता है। लाइमन क्या होता है? पराबैंगनी। पाषाण भी अवरक्त क्षेत्र में ही स्थित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी शक्ति होगी, तो इसकी शक्ति भी कितना होगा हम लोगों का? 1 डायोप्टर होगा। और 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की जो फोकस दूरी होती है वो छोटी होती है,
नेत्रिका की फोकस दूरी से, अर्थात अभिदृश्यक की फोकस दूरी को हम लोग एफओ से सूचित करते हैं और नेत्रिका की फोकस दूरी को एफई से सूचित करते हैं। अर्थात एफओ जो होगा वह छोटा होता है किससे, एफई से। लेकिन यही अगर खगोलीय रहता तो हम लोगों का एफओ क्या होता है, बड़ा होता है एफई से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। तो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है कितना, डेल्टा बराबर μ-1 इंटू ए, जो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही है। और यहाँ पे हम लोग से 65 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। तो प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि क्या होता है कि जो तीव्रता जो होती है बदलती है, वेग भी बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य भी बदलती है, लेकिन क्या होती है इसकी आवृत्ति जो होती है नहीं बदलती है। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा हम लोग क्या होगा, सही होता है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन में कौन नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। 66 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि हवा में प्रकाश का वेग कितना हो, va हो, और पानी में प्रकाश का वेग vw हो, तब ये निम्नलिखित में से कौन इसमें सही है। तो हम लोग जानते हैं कि हवा में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, यानी अधिक होता है पानी के तुलना में। अर्थात इसमें अधिक वाला हम लोग क्या होगा, हवा में प्रकाश का वेग अधिक होता है पानी से। ठीक है, अर्थात ये क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग से पूछा जा रहा है कि जल का क्रांति कोण होता है। तो जल का क्रांति कोण कितना होता है, 48.75 डिग्री होता है, जो लगभग 49 डिग्री के बराबर भी होता है। 68 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है, तो 2n पाई होता है। लेकिन वही विनाशी व्यतिकरण के लिए कितना होता है, तो ये होता है कितना, 2n+1 इंटू पाई होता है। तो विनाशी के लिए क्या होता है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए होता है कलांतर 2n पाई, और विनाशी के लिए होता है 2n+1 इंटू पाई। अर्थात बी वाला ऑप्शन जो होता है विनाशी के लिए होता है, और फर्स्ट जो है हम लोग का ऑप्शन ये क्या होगा हम लोग का सही होगा रचनात्मक के लिए। 69 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग से कहा जा रहा है कि प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता जो होती है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होती है, व्युत्क्रमणपाती होती है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है हम लोग क्या है, सही है। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है कि कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होती है। तो कांच है, तो कांच की जो होती है, जो हम लोग जानते हैं कि कांच की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जो होगा क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।